हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्वतंत्र पटेल और आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में आज हम लोग क्लास 12 के सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज को डिस्कशन किया जाएगा। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि संकुलन क्षमता निकालना। कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ पैकिंग। संकुलन क्षमता निकालना है किसका? सिंपल क्यूबिक का, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक का और फेस सेंट्रल क्यूबिक का। तो ये जो संकुलन क्षमता किसे कहते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं। आज बारी है कि सिंपल क्यूबिक का संकुलन क्षमता कितना होगा। पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले वो वीडियो देख लें। अगर वो वीडियो देखेंगे तभी ये अगला समझ में आएगा, और अगर आपने एक बार वीडियो ये देख लिया तो आपको कभी नहीं भूलेगा। बहुत ही ट्रिक के द्वारा आपको ये समझाया जाएगा इस क्वेश्चन को कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम का कैसे निकालें। और एक बार सिंपल क्यूबिक आपने निकाल लिया, कंसेप्ट समझ लिया, तो बीसीसी और एफसीसी का आप निकाल लेंगे, अपने मन से भी निकाल सकते हैं, बस कंसेप्ट आप अगर समझ गए। तो संकुलन क्षमता का जो हमारा फार्मूला आया था वो आया था संकुलन क्षमता बराबर कैपिटल जेड गुणे 4/3 पाई आर क्यूब अपान A3, जहां आर जो है घटक कण की त्रिज्या है जिनसे मिलकर बना है, और जेड जो है इकाई सेल में कणों की कुल संख्या है। तो चलिए हम आज इसका अगला पोर्शन शुरू करते हैं। हमारा है सरल घनी तंत्र, इसका हम लोग संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग संकुलन क्षमता का एक फार्मूला निकाला गया था। संकुलन क्षमता बराबर जेड गुणे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपान स्मॉल ए क्यूब गुणे 1000, जहां जेड जो होता है इकाई सेल में कुल कणों की संख्या। आपको पता होगा कि तीन तरह का जो इकाई सेल होता है, सबसे होता है सिंपल क्यूबिक सिस्टम बीसीसी, अभी हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एफसीसी। इसके लिए जो जेड की वैल्यू आती है 1 आती है, बीसीसी के लिए 2 होती है और एफसीसी के लिए 4 होती है। इसको आप याद कर लेंगे। आने वाले जो क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल आएंगे, हर क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको आपको याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो मेरे वीडियो अगर आप देखे होंगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं संकुलन क्षमता हम लोग जो है सरल घनी तंत्र सिंपल क्यूबिक सिस्टम का निकालते हैं। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम किसे कहते हैं पहले ये समझ लिया जाए। सिंपल क्यूबिक सिस्टम इसे कहते हैं कि ऐसा तंत्र जिसका यूनिट सेल में प्रत्येक कोनों पर एक एक घटक कण पाया जाता है, ऐसे यूनिट सेल को जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, तथा ऐसा तंत्र जिसमें ऐसा यूनिट पाया जाता है ऐसे तंत्र को सिंपल क्यूबिक सिस्टम कहते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहेंगे? तो जिसमें घटक कण जो है कहां पाया जाए? कोनों पर पाया जाए, प्रत्येक कोनों पर पाया जाए। 8 कोने होते हैं, तो प्रत्येक 8 कोनों पर अगर घटक कण पाया जाता है, केवल 8 कोनों पर पाया जाए और कहीं ना पाया जाए, तो ऐसे सिस्टम को जो है हम लोग सिंपल क्यूबिक सिस्टम कहते हैं। और ऐसे यूनिट सेल को क्या कहते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो इसमें घटक कण जो है 8 घटक कण पाए जाएंगे, और कहां पाए जाएंगे? कोनों पर पाए जा रहे हैं। और ये जो घटक कण होते हैं, पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो ये बिंदु होते हैं ये घटक कण के केंद्र होते हैं। वास्तव में कैसे होते हैं? तो ये काफी बड़े होते हैं, आकार में ये काफी बड़े होते हैं। एक डायग्राम के द्वारा आपका एक चित्र बगल में आ रहा होगा, देखिए वहां पर जो घटक कण है कितने बड़े हैं, और एक कोने पर जो कण है दूसरे कोने के कण के डायरेक्ट टच में है। आप चित्र में देख रहे होंगे, अब बगल में फिर से देख लीजिए। यहां पे देखिए ये घटक कण और यहां बगल में घटक कण, यहां एक दूसरे के टच में है। ये वाला इसके टच में होगा, ये वाला घटक कण इसके टच में होगा, और ये वाला इसके सबके टच में होगा। तो हमको क्या करना है? लेकिन ये वाला जो है इसके टच में नहीं होगा। हाँ बच्चों, एक बात और, मैं काफी बच्चों से जब पूछता हूं तो उनको नहीं पता है जो फंडामेंटल चीजें, इसको जान लीजिए। ये हमारा जो हो जाता है ये घन की भुजा है। घन की भुजा में एक लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, ऊंचाई भी इसकी बराबर होती है, जिसको हम लोग a मान लेते हैं। ये हमारा फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। लूडो में आप लोग देखे होंगे 6 फलक होते हैं, लूडो का जो पासा होता है। इसमें जो यहां से यहां रेखा जाती है इसे फलक का विकर्ण कहते हैं। ध्यान समझिए, इसको हम लोग फलक का विकर्ण कहेंगे। और इस कण से इस कण को अगर मिला दिया जाए
ध्यान से देखिए, इस कड़ को इस कड़ से मिला दिया जाए तो ये हमारा रेखा जो है घन का विकर्ण कहलाता है, ये घन का विकर्ण कहलाएगा। यहां से यहां मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, फलक का विकर्ण। ये फलक का विकर्ण, एक फलक पे मिला रहे हैं। यहां से यहां मिलाएंगे तो फलक का विकर्ण, यहां से यहां मिलाएंगे तो यह हमारे घन का विकर्ण कहलाएगा। तो यहां पर जो घटक कण होते हैं, हमने बताया कि आपको जो है ये यहां पर जो घटक कण होते हैं एक दूसरे से कोनों पर जो है संपर्क में होते हैं, लंबाई में संपर्क में होते हैं। ये जो लंबाई है, लंबाई वाला जो सिरा है उसमें संपर्क में होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में संपर्क, लेकिन विकर्ण में नहीं संपर्क में रहते हैं। विकर्ण में जैसे यहां और यहां इस गोले को आप देखेंगे तो दूर दूर रहेगा। तो हमको क्या करना रहता है, कोई भी इस क्वेश्चन का 3 पार्ट है कि तीनों पार्टों में लगाने में एक बेसिक आपको बस ध्यान रखना है कि हमको एक ऐसी भुजा लेके चलना है, एक ऐसी भुजा, एक ऐसा लंबाई खींचना है जो घटक कणों को गोलों को लेकर जाए। जो कहां लेकर जाए, घटक कणों के केंद्र को होता हुआ जाए, और ऐसा केंद्र को होता हुआ जाए जिसमें घटक कण दो संपर्क में रहे। जैसे यहां और यहां, देखिए यहां और यहां हम नहीं लेके खींच सकते हैं क्योंकि यहां का घटक कण यहां घटक कण डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, लेकिन यह घटक कण और यह घटक कण डायरेक्ट संपर्क में है, इसलिए हम ये रेखा हम यहां पे एक मान लेंगे, यह एक रेखा है। अब इस रेखा को अगर हम यहां पे बनाएं, चाहे इस रेखा को भी बनाएं, चाहे इस रेखा को बनाएं, चाहे इस रेखा को बनाएं, जो घन की भुजा कहलाती है। तो किसी भी एक भुजा को मैं बना रहा हूं, देखिए यहां पर, तो यहां पर आधा गोला जो है, यहां पे आधा गोला घटक कण का रहता है और एक घटक कण का आधा हिस्सा इधर रहता है। तो ये जो दूरी होगी त्रिज्या के बराबर होगी स्मॉल आर, और ये भी जो दूरी होगी स्मॉल आर त्रिज्या के बराबर। तो इसको हम लोग स्मॉल आर लिख सकते हैं। और यह जो है घन की भुजा है, तो घन की भुजा कितनी होती है, ए, हमने मान लिया था ए होती है। तो ये यहां से यहां तक जो इसकी लंबाई है ये हमारा ए है। इसको मैं पूरा और बना दे रहा हूं, तो हमको केवल इतना ही दूरी लेना है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि हमारा ए और आर के बीच में क्या संबंध है, ए बराबर, बताइए, आर प्लस आर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2r। ए बराबर 2r हो जाएगा। अब यही ए की वैल्यू हमको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो यहां संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा जेड के हमारा कौन सा सिंपल क्यूबिक, तो क्या रखेंगे 1 गुणे 4/3 इंटू पाई का मान है 22/7, आर का मान है तो आर क्यूब, और ये कट जाएगा। अब ए क्यूब है तो ए क्यूब के बदले हम क्या रख देंगे, 2r का क्यूब गुणे 100। अब देखिए ये आर कैलकुलेट हो गया, ये सब आंकिक मान है, इसको हम लोग कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा संकुलन क्षमता लगभग 52.4% आता है। तो सिंपल क्यूबिक का एक वीडियो भी है, पहले आप उस वीडियो को देखेंगे तो और आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में जो संरचना दिखाई दे रही है यह सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का है। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो ऐसा यूनिट सेल जिसमें प्रत्येक कोने पर एक एक कण पाया जाता है वह सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। इस तरह से यह कुल 8 कणों के द्वारा निर्मित होता है। तो देखिए यहाँ पे जो कण हैं एक दूसरे के द्वारा इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि यह एक दूसरे के डायरेक्ट टच में है, और इनके बीच में जो रिक्तियां हैं उन्हें हम वायर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमको एक ऐसी रेखा खींचना है जो उस कणों को केंद्रों से होकर जाए जो एक दूसरे के डायरेक्ट टच में है। यहां पर किनारों पर स्थित प्रत्येक कण उसी फलक में स्थित प्रत्येक कण के डायरेक्ट टच में है, इसलिए यहां पर हम किनारों के लंबाई के अनुदिश कोई भी रेखा खींच सकते हैं। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, नीचे आप कोई भी एक खींच सकते हैं। तो मैंने नीचे के 2 कणों को जो दाहिने साइड में है, नीचे के 2 कणों के केंद्रों को मिलाते हुए हमने एक रेखा ले लिया है। इस रेखा की लंबाई हम a में ज्ञात करेंगे और a की तुलना जो है हम r से कर देंगे। तो यहां पर a बराबर 2r हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमको लाइन कहां खींचना है, तो जो कण डायरेक्ट टच में है उनके केंद्रों को मिलाते हुए हमको लाइन खींच लेना है। तो कोई भी इसमें से लाइन हम खींच सकते हैं जो गोले डायरेक्ट टच में हो। तो
आपने इस वीडियो को देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल क्यूबिक में जो कण होते हैं, जो भुजा पे स्थित कोनों के कण होते हैं, वो एक दूसरे से टच में रहते हैं। तो हमको वही लंबाई यहां लेना रहता है जो मौलिक कण जो टच में रहे, तो उसको हम केंद्रों को मिलाते हैं। तो यहां पे भुजा पर यह जो है मौलिक कण जो है, ये और ये टच में थे, इसलिए हमने इसको लंबाई को लिया और वह लंबाई की हम जो लेंगे वो a के रूप में लेंगे और a और r के बीच में हम तुलना कर लेंगे। यहां पर a और r के बीच में रिलेशन निकालेंगे और a के वैल्यू जो है r के रूप में रख देंगे, r यहां कट जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा हम a को r के रूप में रखेंगे, a की वैल्यू r के रूप में निकालेंगे और r ऊपर से काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम जो भुजा लेते हैं, कौन सा कण यहां हम लेंगे, कौन सा भुजा लेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है कि ध्यान ये रखना है कि हम उसी कण को लेंगे जो डायरेक्ट टच में रहे। ध्यान रखिएगा, उसी कण को लेंगे, मौलिक कण को लेंगे जो डायरेक्ट टच में रहे। हम अगर इसको A माने, इसको B माने, इसको C माने, इसको D माने, तो हम D और B को नहीं ले सकते, A और C को नहीं ले सकते, क्योंकि यह और यह डायरेक्ट टच में नहीं है, यह डायरेक्ट टच में नहीं है, यह और यह डायरेक्ट टच में है, इसीलिए हम इसको लेते हैं। अगर ये डायरेक्ट इसको ले लेंगे तो इसमें हम क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए D और B को हमने ले लिया, तो D और B, यहां R है, यहां R है, तो इस भुजा की लंबाई हम कितना मान सकते हैं, तो R प्लस R, और बीच की दूरी कितना, यहां हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए इस भुजा जो विकर्ण है, इस विकर्ण को हम नहीं लेते हैं। जो फलक का विकर्ण है इसमें नहीं लेते हैं, हम घन की कोई भी भुजा एक ले सकते हैं, वहां पे कण जो है संपर्क में रहते हैं। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो BCC टाइप का है। तो BCC टाइप के क्रिस्टल में कैसे हम संकुलन क्षमता निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं।